विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस गद्यांश में कमलेश्वर घटना का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप जब हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले थे तो अखबारों में लगातार उनके चर्चे हो रहे थे। लंदन के अखबारों में जो खबरें आती उन्हें हिंदुस्तान के अखबारों में छाप दिया जाता। उनमें बताया जाता कि इस शाही दौरे के लिए किस तरह की तैयारियां इंग्लैंड में हो रही हैं। यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या पहनेंगी, इस बात को लेकर उनका दर्जी परेशान रहता था। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके आने से पहले इन तीनों देशों का तूफानी दौरा करने वाला था कि व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। आखिर कोई मजाक की बात तो थी नहीं। वह रानी जो लगभग सारे विश्व की महारानी थी, सारे विश्व पर जिनका कब्जा था, वे महारानी हिंदुस्तान आने वाली थी। जमाना भले ही नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन समाप्त हो चुके थे, परंतु अब एक नई फौज इन राजा महाराजाओं के साथ चलने के लिए तैयार रहती थी और वह फौज थी फोटोग्राफरों की फौज। इंग्लैंड के अखबारों में रानी एलिजाबेथ द्वितीय से संबंधित जितनी भी खबरें छपती, अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में उनकी कतरनें प्रकाशित होती। एक खबर उनमें ऐसी भी थी जिसमें यह बताया गया था कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और करीब 400 पौंड का खर्च उस सूट पर आया है। इस तरह रानी से संबंधित कितनी ही सारी खबरें इंग्लैंड के अखबारों में प्रकाशित होती और बाद में उन्हें हिंदुस्तानी अखबार भी प्रकाशित करते। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अखबार वालों ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके जानवरों की तस्वीरें भी अपने अखबारों में महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित की। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची से तात्पर्य भोजन बनाने वाले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं,
उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। कहने का तात्पर्य, रानी के इस शाही दौरे से संबंधित एक एक खबर हिंदुस्तानी जनमानस के हृदय में हलचल मचा रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वहां आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। रानी के इस दौरे पर आने से पहले दिल्ली ने अपने आप को देखा और उन्हें यह लगा कि हमारे लिए बड़े गर्व का पल है जब रानी हमारे यहाँ आएंगी, लेकिन हम अपनी हालत देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। और फिर तो देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली का रूप बदलने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, नाजनीन सुंदर स्त्रियों की तरह। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात यहां कमलेश्वर कहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि दिल्ली में गर्व करने लायक सब कुछ था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक ना होने के कारण उन्हें अपनी खुद की नाक कटी हुई मालूम होती थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। मतलब खामोश रहने वाले लोगों को पक्ष और विपक्ष अपने ही समर्थक बताया करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग यह मानते थे कि गुलामी के निशानियों को समाप्त कर दिया जाए। गली चौराहों में जो अंग्रेजी अधिकारियों की, अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस तरह के मुद्दों पर हमारी विशाल जनसंख्या का एक बड़ा भाग हमेशा मौन रहता है। रोजी रोटी के लिए उनका संघर्ष कभी उन्हें जुबान नहीं खोलने देता। उनके इस मौन को राजनीतिक पक्ष विपक्ष दोनों ही अपना समर्थक समझते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। यहाँ कमलेश्वर बतलाते हैं कि इस विचारधारा पर कि अंग्रेजी अधिकारियों या शासकों की मूर्तियां रहने दी जाएं या नहीं, आंदोलन छिड़ गया और मूर्तियों को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए सरकार ने हथियारबंद पहरेदार उन मूर्तियों पर तैनात कर दिए। जहां थोड़ी सी भी लापरवाही रही वहां मूर्तियों को तहस नहस कर दिया गया और मजबूरीवश उन्हें उतार कर अजायब घरों में, संग्रहालयों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए छापामार प्रणाली से युद्ध होता रहा। सरकार पहरेदारी से जरा भी लापरवाह होती तो आंदोलनकारी उन मूर्तियों को, उन लाटों को नुकसान पहुंचा देते। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक यह परेशानी बढ़ी। सरगर्मी शुरू हुई, सरगर्मी गतिविधियां।
देश के खैर ख्वाहों से तात्पर्य है शुभाकांक्षियों की, अच्छा चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वह सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास यानी घबराए हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। इस गद्यांश में कमलेश्वर बतलाते हैं कि इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट थी, स्तंभ था, उस पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी और उस मूर्ति की नाक लोगों ने गायब कर दी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। हथियारबंद पहरेदार सब अपनी जगह रहे, गश्त लगती रही, लेकिन मूर्ति की नाक गायब हो गई। और अब ऐसे समय में जब इंग्लैंड की महारानी भारत आ रही हैं, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का ना होना हमारी नाक कटने जैसा था। तो एक मीटिंग रखी गई, ये विचार विमर्श किया गया कि इस मसले को, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अगर रानी के आगे मूर्ति की नाक नहीं दिखाई देती है तो निसंदेह इंग्लैंड के आगे ही नहीं, सारे संसार के आगे हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, इज्जत नहीं रह जाएगी। उच्च अधिकारियों के विचार विमर्श हुए और यह तय किया गया कि किसी मूर्तिकार को बुला करके इस मूर्ति की नाक दोबारा से बनवाई जाए, लगवा दी जाए। और मूर्तिकार जो कि लाचार था, मजबूर था, रोजी रोटी के लिए परेशान था, उसने इस कार्य को करने में अपनी सहमति प्रदान की। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्कामों ने, अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ ताका मतलब देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसके सुपुर्द कर दिया गया, सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों के पेट चीरना माने उन्हें खोलकर उन्हें देखना, उनकी जांच करना, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो। खता, गलती। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं कि फाइलों में इस मूर्ति से संबंधित जो जानकारी थी वह अब उपलब्ध नहीं है, वह समाप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार, जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। इस गद्यांश में यह संकेत किया गया है कि सरकारी कामकाज में किस तरह की अनियमितताएं होती हैं। मूर्ति जिस तरह से बनाई गई, जितना पैसा लगा, जैसा सामान लगा, उसकी जानकारी फाइल में होनी चाहिए थी, लेकिन वह फाइल में नहीं मिली। फाइल उसे हजम कर गई ताकि यह पता ना लगे ये मूर्ति कब, किसने, कितने बजट में तैयार करवाई। जब मूर्तिकार को यह बात बताई गई तो उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं है,
इस मूर्ति के पत्थर का यदि ठीक से पता नहीं भी चलता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर मूर्तिकार जाने की बात करता है और ऐसा ही पत्थर खोज लाने की बात करता है। अब यहाँ एक बात और निकल के आती है कि मूर्तिकार क्योंकि पैसे से लाचार था, और एक संकेत कमलेश्वर यहाँ यह भी देते हैं कि मूर्तिकार को इस बहाने अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी होता दिखाई दे रहा था। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज लाने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा सभापति से, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि भारत भूमि पर प्रत्येक चीज उपलब्ध है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जो इस धरा पर पैदा नहीं होती या इस धरा पर उपलब्ध नहीं होती? इस बात को तुरंत अखबारों में छाप दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। वे हताश थे, उदास थे, और उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि जिस काम के लिए वे गए थे वह काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया, लानत है आपकी अक्ल पर। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी जो बुद्धि है उस पर आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? रूस का एक प्रसिद्ध नृत्य है बैले डांस जिसे कहते हैं। उसके लिए यह कहा गया है कि विदेशी बैले डांस तक जब यह उपलब्ध हो सकता है तो फिर एक सामान्य सा पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी, घबराहट के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप लिया,
पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। इस गद्यांश में कमलेश्वर जी आगे कहते हैं कि जब मूर्तिकार ने प्रस्ताव दिया तो सभापति की आंखों में एक चमक आ गई। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने अपनी बात बताई कि यह पत्थर यदि नहीं मिलता है तो क्यों ना अपने देश के जो नेताओं की मूर्तियां इधर उधर पूरे भारत के कोने कोने में लगी हुई हैं, उनकी नापों का नाप लेकर जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए। उन मूर्तियों में जो नाक सटीक बैठती है, सही बैठती है, उस नाक को उस मूर्ति से हटाकर और जॉर्ज पंचम की नाक पर रख दिया जाए, सेट कर दिया जाए। सभी को एक बार तो घबराहट हुई। यदि किसी को पता लगा तो देश में एक और आंदोलन शुरू हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। परंतु सभापति ने धीमे स्वर में मूर्तिकार को होशियारी से काम करने की सलाह दे दी और उसके बाद मूर्तिकार भारत के विभिन्न राज्यों में, दिल्ली, बंबई, गुजरात, इसके अलावा बंगाल, बिहार, पंजाब, इन सब जगहों पर गया। मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा किया। लेकिन निष्कर्ष में उसने कहा कि सब जगह घूम कर आया हूं, सारे नेताओं की नाकें टटोली हैं, देखी हैं, नापी हैं, परंतु सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हैं। यहां कमलेश्वर एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं कि भारत का कोई भी कोना क्यों ना हो, हमारी आम जनता अपने लोक नायकों को, अपने राष्ट्र नायकों को अपने दिल में किसी भी बड़े से बड़े अंग्रेज अधिकारी या शासक से ज्यादा मान सम्मान देती है। इसी कारण उनकी इज्जत ज्यादा है और विदेशियों की या विदेशी शासकों की, अधिकारियों की, उनकी तुलना में बहुत कम इज्जत हमारा भारतीय जनमानस करता है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सुना था बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, हैरान कर देने वाला। उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त क्या थी? कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। इस गद्यांश में फिर बात आगे बढ़ती है। मूर्तिकार भले ही असफल होकर वापस लौटता है और वह कहता है कि बिहार सेक्रेटरिएट में सन 42 में जिन 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, उनकी नाक भी मैंने नापी और जॉर्ज पंचम की नाक से वे 3 बच्चों की नाकें भी बड़ी निकली। वह अपनी मजबूरी बयान करता है और अधिकारियों को कहता है कि मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं, रानी आने वाली थी। यदि ऐसे समय में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लग पाती है तो यह बड़ी ही शर्मिंदगी की बात थी, बेइज्जती की बात थी। मूर्तिकार पैसे से लाचार होने के कारण एक और योजना उनके सामने लेकर आता है।
वह सभी खिड़की दरवाजे बंद करवाने के बाद अपनी बात रखता है और बड़े ही हैरत अंगेज अंदाज में अपनी बात रखता हुआ वह कहता है कि क्यों ना इस पत्थर की मूर्ति को किसी जीवित व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। और यह बात सुनकर एक बार फिर सबके चेहरे पर बदहवासी दौड़ जाती है। बात के साथ ही सन्नाटा छा जाता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, झिझका। उसे भी यह लगा कि कहीं उसने कोई गलत बात तो नहीं कह दी और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। आपकी तो केवल सहमति चाहिए, आपका आदेश चाहिए, बाकी कार्य मैं आप कर लूंगा। कानाफूसी हुई। कानाफूसी से तात्पर्य कान ही कानों में बातें हुई। बहुत धीमी आवाज में एक दूसरे से वार्तालाप अधिकारियों ने किया और मूर्तिकार को अंततः इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी खाद निकाली गई। गाद से तात्पर्य है कीचड़ जो जम जाती है, वो निकाली गई, साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। मूर्तिकार ने अपनी बात रखी तो सभी ने थोड़ा समय लेने के बाद उसे मंजूर कर लिया और फिर अखबारों में केवल एक समाचार छापा गया कि मूर्ति की नाक का इंतजाम हो गया है, वह लग रही है। तालाब को सुखाकर साफ किया गया, उसकी कीचड़ निकाली गई, उसमें ताज़ा पानी डाला गया। ताज़ा पानी इसलिए क्योंकि रानी के आने से 2-3 दिन पहले नाक लगाई जानी थी। रानी जिस दिन आएगी उस दिन नाक सूख ना जाए, इसलिए उस तालाब में ताज़ा पानी डाला गया और सारी तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। किसी को कानों कान खबर नहीं थी। मूर्तिकार जिस तरह की सहायता उन लोगों से मांगता, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखता, उसे वैसी ही सहायता दे दी जाती। शर्त केवल एक थी कि तय समय पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सभी अखबारों ने नाक की बड़ी तारीफ की। सभी अखबारों ने उस नाक के बारे में कहा कि नाक बिल्कुल पत्थर की सी नहीं लगती, एकदम जिंदा जैसी लगती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे मूर्तिकार ने जीवित नाक यहां लगा दी हो। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र, प्रशस्ति पत्र किसी को भेंट नहीं किया गया, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। इस अंतिम गद्यांश में यह रचना अपने चरम को प्राप्त करती है। कमलेश्वर जी कहते हैं कि पत्थर की नाक कहकर के जिंदा नाक लगा दी गई। सब लोग नाक की तारीफ करते हैं, लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात ध्यान देने की थी कि कहीं किसी तरह की कोई खुशी का
कोई हर्ष का कार्यक्रम अखबारों में दिखाई नहीं दिया। कोई स्वागत समारोह, सार्वजनिक सभा, कोई उद्घाटन, कोई फीता काटना, कोई अभिनंदन समारोह, किसी को कोई प्रशंसा पत्र देना, किसी का कोई ताजा चित्र छपना, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और इससे ऐसा लगता है कि नाक तो भले ही एक काटी गई थी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य के लिए अपनी नाक कटी हुई महसूस कर रहा था। अंतिम जो पंक्ति कहती है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, लेकिन आज लगता है जैसे सारे देश की करोड़ों भारतीयों की नाक कट गई हो। एक विदेशी के चरणों में हम लोग इतने झुक गए कि अपने पूरे देश के गौरव को, उसके मान सम्मान को हमने लांछित कर दिया, हमने कलंक लगा दिया। तो प्यारे साथियों, यह पाठ था जॉर्ज पंचम की नाक, जिसमें कमलेश्वर बड़े ही शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं कि घर का जो व्यक्ति है वो चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना महान हो, कितना सिद्धांतवादी हो, परंतु उसे महत्व नहीं दिया जाता और बाहर के व्यक्ति को सर आंखों पर बिठाया जाता है। इस मानसिकता को बदले जाने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो आइए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को दोहराते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। दूसरा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तीसरा, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। चौथा है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। पांचवा है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। छठवां प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। सातवां, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। आठवां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। नौवां प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। 10वां, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और 11वां, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। आज इतना ही। अतिशीघ्र एक और वीडियो लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।